देशव्यापी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की सीढ़ियां चढ़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल के 3 सहयोगी पहले से जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब उनकी कुंडली क्या कह रही है? क्या वे जल्द जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर लंबे समय के लिए उन्हें जेल से ही सरकार चलानी पड़ेगी? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिषी पंडित सूर्यकांत तिवारी। हम सीधे उनसे बात करेंगे और उनके पास केजरीवाल की ओरिजिनल कुंडली है और उस कुंडली के आधार पर वे बताएंगे कि केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे या फिर लंबे समय तक उन्हें जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी। जी, आज शहीदी दिवस पे सबसे पहले मैं इनको नमन करता हूँ। और जो कि आम आदमी पार्टी और हमारे नेता केजरीवाल जी भी अपने को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर की बात करते हैं। तो उनकी कुंडली के अनुसार अभी तो वो जल्दी जेल से बाहर आने वाले। उनका जन्म हरियाणा में 16 अगस्त 1968 को सुबह 7:30 हिसार में। और उनका लग्न सिंह है, राशि वृष है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, हालांकि उस समय जन्माष्टमी रात को हुई थी, तो सुबह ही पैदा हो गए थे, कृतिका नक्षत्र में पैदा हो गए थे, जबकि कृष्ण जो है रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। गुजरात के एक दौरे के समय उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण के रूप में पैदा हुआ हूं, कंसों का संहार करने। लेकिन उस समय दशा बृहस्पति के चल रही थी। अब दशा बदल गई शनि के आगे। शनि उनके चार्ट में 6ठे और 7वें भाव का स्वामी है, जो कि बहुत ही अनिष्टकारी है। बीवी रमन जी कहते थे कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और ये करप्शन की तरफ ले जा सकते। तो जब से शनि की महादशा शुरू हुई, तब से उन पर करप्शन के चार्ज ज्योतिषीय आकलन के अनुसार लगना स्वाभाविक था और स्वाभाविक है। अभी जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उस समय भी वृश्चिक लग्न चल रहा था। उनका सिंह लग्न जो था वो राशि हो गई थी। तो उस समय मैंने लिखा फेसबुक पर कि जा रहे हैं जेल, स्थिर लग्न स्थिर राशि में नहीं होगी बेल, लंबे समय तक जाएंगे। तो काने को तो 6 दिन का भी रिमांड मिला है, लेकिन किसी न किसी बहाने ये रिमांड बढ़ता जाएगा। ईडी के बाद सीबीआई कस्टडी लेगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का संवैधानिक संकट तो पैदा होगा, क्योंकि केजरीवाल जी जिद पर अड़े हैं कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। केवल 6 दिन की बात नहीं है, वो 6 महीना 8 महीना भी लग सकते हैं। जी पंडित जी, केजरीवाल पर ये सवाल इसलिए बनता है कि उन्होंने पूरे देश में यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना हजारे के साथ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था और देश ने उनको नई तरह का पॉलिटिशियन मानकर सर आंखों पर बिठाया था। लेकिन केजरीवाल पहले कार्यकाल से ही विवादों में घिरे रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए उन पर राज्यसभा की मेंबरशिप बेचने तक का आरोप है। क्या उनकी कुंडली ये बता रही है कि वो भी भ्रष्टाचार को सीढ़ी बनाकर जनता की आंखों में धूल झोंककर सत्ता तक पहुंचे, या वाकई वो ईमानदार है? जनता ये जरूर जानना चाहती है। जी इसका उत्तर आम आदमी पार्टी के चार्ट में नहीं था। आम आदमी का जन्म जो है 25 नवंबर 2012 को
दिन में 12 बजे नई दिल्ली में हुआ, जिसका कि लग्न मकर और राशि मेष है। और उसके चार्ट में नीट है कि ये दोहरा मापदंड अपनाए, ऊपर से दिखावा ईमानदारी का करेंगे, अंदर इनके लोग जो बैठे हैं वो धुआंधार बल्लेबाजी करप्शन का। ये इनकी पार्टी के चार्ट में जी। इनकी पार्टी के चार्ट के साथ साथ मूल बात है कि केजरीवाल उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने लगातार ये दावे किए हैं कि वो अलग तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए राजनीति में आए हैं। और अब तक जिन दलों को भ्रष्ट और बेईमान बताकर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे थे, अब वही दल उनके बचाव में सामने आए हैं। कैसा लगता है ये, और क्या कहती है उनकी कुंडली? उनकी कुंडली यही कहती है, दोहरा चरित्र। दोहरे चरित्र में व्यक्ति दिखाने को वो कहेगा, दिखाएगा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, 5 रुपए की कलम रखेगा और बाहर निकलने पर हाफ शर्ट, और वही अपना अंदर वो दिल में काला चोर छिपा हुआ है। कि कहता है, वो कहते हैं, उनके सहयोगी बताते हैं, वो कहते हैं कि मछली मारने के लिए तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। तो चुनाव लड़ने हैं, चुनाव जीतने हैं तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आए? तो पहली बार तो विदेशी संस्थाओं ने उनको, विदेशी भारतीय नागरिकों ने उनको पैसे दिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके बाद वो सत्ता के माध्यम से उन्होंने पैसा, चुनावी फंड इकट्ठा करना शुरू किया। तो पर मुझे लगता है कि शीश महल को तो छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन है। व्यक्तिगत रूप, व्यक्तिगत खर्चों के लिए उन्होंने बेईमानी नहीं की है। पार्टी को चलाने के लिए, इलेक्शन में फंड के लिए उन्होंने सरकार को एक माध्यम बनाया। चाहे वो लिकर स्कैम हो, या जल बोर्ड का घोटाला हो, या बसों का घोटाला हो, तरह तरह के जो है वो राजनीतिक दल जो आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें तो दम है। और मैं नहीं मानता कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जब आदमी वो आत्मश्लाघा करता है, सिंह लगने वाले ऐसा अक्सर करते हैं, जब आत्मश्लाघा करता है कि नहीं मैं तो ईमानदार हूं, तो वो वैसी ही स्थिति हुई कि जब बहुत डर लगता है अंधेरे में, तो लोग बजरंग बाण या जो है हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो निडर हूं और मैं करप्ट नहीं हूं। ये कहने की जरूरत क्या है? जनता को खुद डिसाइड करने दीजिए कि आप कट्टर बेईमान है कि कट्टर ईमानदार है। और अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आपके बगल में ही, दिल्ली में ही तो ईडी का ऑफिस था। इतनी नोटिसें भेजने के बाद आप क्यों भागते रहे भाई? आप सामना करते जैसे आप पहले कहा करते थे। और जब आप जो है उन लोगों का, मैं पीछे वीडियो देख रहा था, उन लोगों का साथ पकड़ लिए हैं जिनको महाभ्रष्ट कहते थे आप, तो सोचिए, चिदम्बरम से लेके, सोनिया से लेकर के जो है लालू से लेकर के जितने भी हैं, आज उन्हीं के साथ आप हो गए। तो संगति का असर, एम्बिशन, आपका पॉलिटिकल एम्बिशन बड़ा है ये। आप सोचते हैं कि इनके कंधों पे सवार होकर हम राष्ट्रीय नेता बन करके प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो कि उनके चार्ट में निहित नहीं। जी। तिवारी सर, केजरीवाल की ईमानदारी उनके राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे पर भी कीचड़ उछालती है।
अन्ना हजारे अपने आप में स्वयं को बहुत बड़ा गांधीवादी और ईमानदार बताते हैं, लेकिन जब भी वो दिल्ली की यात्रा करते हैं हवाई जहाज से आते हैं। जब भी दिल्ली की यात्रा करते हैं, जहां भी जाते हैं, अपने गांव रालेगंज सिद्धि में हो सकता है कि वो बड़ा गांधीवादी जीवन व्यतीत कर रहे हों, लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं तो वो हवाई यात्रा करते हैं। तो हम जैसे पत्रकार पहले दिन से ये मानते थे कि केजरीवाल और अन्ना हजारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के टूल हैं, औजार हैं, और राष्ट्रीय जी। स्वयंसेवक संघ ने इनके कंधों पर बंदूक चलाकर केंद्र की सत्ता पर कब्जा कर लिया। हमारा मानना है कि आज अगर देश में लोकतंत्र खतरे में है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार अन्ना हजारे और केजरीवाल हैं। तो केजरीवाल के राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वाकई वो गांधीवादी और वैसे ही ईमानदार हैं जैसा वो दम भरते हैं? अगर ऐसा है तो वो हवाई यात्राएं कहां से करते हैं? एक मजेदार तथ्य है अन्ना जी के बारे में कि पहले वो आर्मी में थे और भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट मार्शल हुआ। आर्मी उन्होंने छोड़ी नहीं, आर्मी से भगाए गए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बाद की राजनीति इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। यानी जिस और आदमी ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी नौकरी खोई, तो फिर उसको भी रंगा सियार की उपाधि दे दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे रंगे सियारों से राजनीति और देश भारत के लोग अभी भी बहुत भोले भाले हैं और बहुत जल्द किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। तो जी। ऐसे लोगों से बचने के लिए हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि वो ऐसे लोगों का विश्लेषण कैसे करें? ये जैसा आपने बताया कि मिलिट्री से उनको धक्का देके यानी कोर्ट मार्शल करके निकाला गया है, ये तथ्य अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति आखिर ईमानदारी का चोला ओढ़ कैसे लेते हैं? अब जैसे हमारे केजरीवाल जी विदेश में पढ़ाई करने गए, आ, और वहां पे अमेरिकी संस्थाओं से मिलकर आरटीआई का लेकर के इंडिया में फिर उन्होंने विभाग में आरटीआई को शुरू कराना चाहा। जब सस्पेंशन की कार्रवाई होने लगी तो इन्होंने रिजाइन किया, जबकि नियम ये था कि जितना सरकार ने आपके बाहर के एजुकेशन पे खर्च किया था उसे आपको लौटाना चाहिए, आपको सेवा देनी चाहिए थी। और आरटीआई का चोंगा पहन करके उन्होंने, ठीक है देश में करप्शन बहुत रहा है, आज भी है, जनता त्राई त्राई कर रही थी, तो उसका इन्होंने नौजवानों का खास करके उपयोग किया कि एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू किया। और उसमें तमाम लोग नौकरियां छोड़ करके तमाम वर्ग जो है सब शामिल हुए कि जो है, और केजरीवाल जी और अन्ना जी के बारे में रालेगांव में से जो भी अब बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको आर्मी से निकाला गया था, कोर्ट मार्शल हुआ था। वो बताते तो हैं कि मैं आर्मी में था, लेकिन आर्मी से जो है कोर्ट मार्शल नहीं बताते हैं। अब उनके शिष्य ऐसे ही होंगे। अब रालेगांव सिद्धि में आकर के ठीक है वो एक कमरे में रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, आदमी बदल जाता है, बदल सकता है। हो सकता है उनका स्वभाव जो है वो बदल गया हो, कुछ मूवमेंट उन्होंने चलाए तो अहिंसात्मक रूप से चलाए, इस नाते लोग, और उस तरह से गांधीवादी टोपी पहनना और आ, उसी तरह की बातें करना, तो लोगों को लगा कि जो है एक नया गांधी पैदा हो गया। और केजरीवाल जी के ही सपोर्ट से पूरा मूवमेंट चला। वो तो मुखौटा बनाया केजरीवाल ने अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे को लाया गया था केजरीवाल द्वारा, अन्ना हजारे स्वयं दिल्ली नहीं आए। और जनता करे क्या, जनता को पहचानना चाहिए, उसके बैकग्राउंड में जानना चाहिए। और हमारे इंटेलेक्चुअल्स का भी काम था
कि या हमारे जैसे ज्योतिषियों का भी काम था कि जनता को बताते करे भाई इसका असली व्यक्तित्व क्या है, ये सही बोल रहा है, सही दिखावा कर रहा है या बिगड़ा हुआ है। तो ये जिसे आप कहते हैं रंगा सियार है, तो ये दो रंगे सियारों के चक्कर में जनता जो है वो बरगला दी गई और लोगों को तरह तरह की छूट की लालचें दे करके कि पानी देंगे फ्री, बिजली देंगे फ्री, और जिन जिन पर वो आरोप लगाते थे कि मेरे सत्ता में आते ही सबको अंदर कर दूंगा मैं, अब वही घबरा रहे हैं। तो जनता को तो जो है सोच समझ के, मैं पहले पहले भी कहा था, वोट सोच समझ के करना चाहिए। जी। आपने अभी जो तथ्य उजागर किया है कि केजरीवाल विदेश पढ़ने के लिए जो एजुकेशन लोन लेकर गए थे, वो एजुकेशन जी। लोन उन्होंने नहीं चुकाया और वो सर्विस छोड़कर भाग निकले, यानी वो एजुकेशन लोन अभी भी बकाया है। ये भी जी। पब्लिक डोमेन में नहीं है कि केजरीवाल सरकारी पैसे को डकार कर और नौकरी छोड़कर भाग खड़े हुए। पब्लिक को अभी ये पता नहीं है। तो ये कब की बात है और ऐसा क्यों, मतलब आखिर समझ नहीं आ रहा। मैं दिल्ली में लगभग 6.5 साल राजस्थान पत्रिका के नेशनल ब्यूरो में रहा हूं और मैंने आम आदमी पार्टी को कवर किया है। आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता मेरे मित्र हैं, लेकिन हमको भी ये अभी तक पता नहीं कि केजरीवाल एजुकेशन लोन डिफाल्टर हैं। निश्चित तौर जी पर हाँ। विदेश गए तो कई करोड़ का लोन होगा। तो आप बताएंगे अमेरिका, थोड़ा। यूएसए गए। जी, यूएसए बताएं। गए थे। दोस्त यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में गए थे और 2 साल पढ़ाई की। और इनको मेगा सेसे अवार्ड कैसे मिला? जी, आप जानते ही हैं कि सब प्रायोजित होता है। तो किसी न किसी तरह सीआईए के ढांचे में आया और यहाँ आकर के जब उसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ, वो आरटीआई लाने वालों में इनकी मुख्य भूमिका थी। और कांग्रेस इनके झांसे में आ गई। ये वो भी नहीं समझ पाई कि इस आरटीआई के माध्यम से ही हमारी सरकार चली जाएगी। अगर आरटीआई ना आया होता तो कांग्रेस जाती नहीं। और जब खुद अब उसी आरटीआई का इनसे पूछा जाता है तो कह देते थे सेक्रेट है, बताएंगे नहीं। खैर, आ, ये बात रिकॉर्डेड है, उनके डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड है। उनके डिपार्टमेंट के जो संगठन है उसने भी कहा कि ये कभी एडिशनल कमिश्नर नहीं रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, जो छोटी रैंक है। असिस्टेंट कमिश्नर से शुरू होकर के डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचता है। और इनकी पत्नी इनसे 6 साल बड़ी है, सुनीता। आ, इन्होंने लोन तो नहीं लौटाए और भारत सरकार ने, उसमें पीछे चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, भारत सरकार ने आउट ऑफ द वे जाकर के लोन को वेव कर दिया। वेब ऑफ कर दिया। हाँ। ये तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि अगर हम रामायण के संदर्भ में देखें तो जैसे मारीच स्वर्ण मृग बन के आया, ऐसे ही केजरीवाल भी मारीच का ही एक संस्करण है। मामा मारीच का एक संस्करण। मामा मारी इसमें रावण का भी हाथ था। मेन हाथ तो रावण का था। तो रावण जो है कौन है, तो जनता का भटकाने के लिए अब रावण को देखना पड़ेगा कि सीता हरण के लिए मृगमारीच जो है स्वर्ण वाला बन गया और रामचंद्र जी को रोकने पे भी नहीं माना। ठीक है। अब स्वर्ण में मारिच, मामा मारिच तो है ही है, लेकिन मामा मारिच तो मारे गए। अब जनता जो है
लेकिन इसके बाद रावण का भी अंत हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये स्वर्ण मृग का रूप लेके आए, जनता लुभान में आ गई। और किसके कहने पे इन्होंने स्वर्ण मृग का रूप लिया? अब ये कांग्रेस पार्टी ने किया या आरएसएस ने किया? आरएसएस भाई, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि डोमेन पे है कि आरएसएस का जो विवेकानंद थिंक टैंक है दिल्ली में, उसमें भी इन्होंने ये काम किए। तो वहां आरएसएस की भी विचारधारा का भी प्रभाव है। इधर कांग्रेस की करप्शन जिससे लड़ते थे, लालू की करप्शन से लड़ने की बात करते थे, उसका भी प्रभाव हो। अब ये मिली जुली कुछ खिचड़ी इनका जो है व्यक्तित्व हो गया है। अब शनि इनको दंड दे रहा है। शनि में शनि की अंतर्दशा चल रही है और इनके लग्न को बुरी तरह से शनि जो है दृष्टि इस समय दे रहा है। उधर से राहु केतु के बीच अंगुल में आ गए हैं। तो अंत तो इनका अच्छा नहीं। तो इनके जी। पीछे जो रावण है, उस रावण जी। का कुछ अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन पूरा देश जी। जानता है कि केजरीवाल और अन्ना हजारे ने किस जी। संगठन के इशारे पर यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पापों का एक बड़ा कैनवास खड़ा किया, और वो यूपीए सरकार के तमाम घोटाले उसके बाद अदालतों में टिक नहीं पाए। हाल ही टेलीकॉम घोटाले में कल ही फैसला आया है कि निचली अदालत ने उनको बरी कर दिया और सीबीआई हाई कोर्ट गई है। आखिर जो ट्रायल कोर्ट इंडिया के सीआरपीसी और कानून की अगर हम बात करें, तो भारत जी। का कानून ट्रायल कोर्ट से ऊपर की ओर जाता है। हाल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट में ही जो फैसले आते हैं, ये हायर अदालतें उनको सिर्फ परीक्षण करती हैं। इन हालात में भले ही सीबीआई अपील करे, क्योंकि ये अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव में केंद्र सरकार इस प्रचार को झेल नहीं पाएगी, यानी केंद्र में जो सत्ता में बैठी पार्टी है, कि टेलीकॉम घोटाला 2G का 1,76,000 करोड़ के घोटाले का जो आरोप है, वो आरोप यदि औंधे मुंह गिर पड़ा है, तो उसको खड़ा रखने के लिए, यानी चुनाव तक उसको खड़ा रखने के लिए अपील का दिखावा करना जरूरी है। इन हालात में ये समझ नहीं आ रहा है कि जिन्होंने 2G स्कैम, यूपीए सरकार पर तमाम तरह के आरोप जो लगाए, उन्हीं लोगों को अब केंद्र सरकार, जिनकी मदद से केंद्र में सत्ता में जो पार्टी आई, वह पार्टी अब इनकी दुश्मन क्यों बन गई है? क्यों इनकी कुंडली में ऐसा बदलाव आया है कि वही लोग इनके दुश्मन बन गए हैं जो कल तक इनके लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे थे और इनकी वाहवाही कर रहे थे। तो आप जरा इनकी कुंडली देखकर बताएंगे कि ऐसा परिवर्तन क्यों आया? ऐसे परिवर्तन दशा परिवर्तन के नाते आया। पहले उस समय इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही थी। बृहस्पति की महादशा सात्विक विचारधारा की तरफ ले जाती है। लेकिन चूंकि इनकी राशि जो है वो वृष है, और पब्लिक डोमेन में भले न आया हो, आप लोगों के पास साक्ष्य भले न हो, लेकिन जनता ही जनार्दन मान चुकी है, जान चुकी है कि इसके पीछे आरएसएस, भाजपा इनका मुख्य हाथ था इनको आगे बढ़ाने में। यहां तक कि जब नितिन गडकरी को दोबारा प्रेसिडेंट पार्टी को बनाया जाने वाला था, तो आडवाणी जी ने इनका दुरुपयोग किया और उनपे जो है भ्रष्टाचार की आरोप लगवा दिया। पूर्ति घोटाले के रूप में। हाँ, इस वाले जो
नितिन गडकरी जी का था। हाँ, उन पर एक पूर्ति घोटाले का आरोप लगाया गया था। हाँ, आरोप लगाया गया। तो मुझे वो दिन याद है कि उस समय मैं प्रयाग में था। मुझे टॉप लीडरशिप से फोन गया कि क्या होने वाला है। हमने कहा, नितिन जी तो तय हो गए कि वो बनने वाले हैं। हमने कहा, बड़ा अमीर का शिष्य हूँ, अभी 24 घंटे बाकी हैं, बड़े हनुमान मंदिर में खड़ा हूँ और मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी जी आ, फिर से प्रेसिडेंट बन पाएंगे। तो उसी उसके 1-1.5 घंटे बाद ये शगुफा छोड़ा गया, इनकम टैक्स का इवेजन करने का। और इनसे कहलवाया गया केजरीवाल जी से, और मामला वहीं अटक गया और बेचारे जो है गडकरी दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बने। केजरीवाल अब कानून के ऐसे शिकंजे में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए न सिर्फ मुश्किल होगा, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के चंगुल में फंसकर उनकी आम आदमी पार्टी पर भी संकट खड़ा होने की पूरी संभावना है। तो उनकी और आम आदमी पार्टी की कुंडली लोकसभा चुनावों में क्या कह रही है? केजरीवाल की पार्टी समझौते में मिली सीटों को जीत पाएगी या फिर वो धराशायी हो जाएगी? केजरीवाल की पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले में 2-4 सीट बढ़ सकती है, बस इससे ज्यादा नहीं। और अपना काम निकालने के बाद रावण जो है मारीच को फिर जो है खड़ा नहीं किया, तो स्वर्ण मृग जो है वो जनता जनार्दन के हाथों मारा जाएगा और रावण भी अंत में मारा जाएगा। ये बात सही है, लेकिन कुछ समय तक तो वो संघर्ष करेगा। जी। यानी रावण के मरने में अभी 2 से 2.5 साल का समय है, जैसा पिछले वीडियो में आपने बताया था कि 26-27 में जाकर रावण का अंत निकट आएगा। धन्यवाद तिवारी साहब। ये थे पंडित सूर्यकांत तिवारी, जिनकी ज्योतिषीय गणना ये बता रही है कि केजरीवाल का अंत निकट आ गया है और उनके पीछे बैठे रावण का भी अंत अब निकट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।